माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना? अच्छी बुरी से हमें क्या करना है? इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक न मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मनमर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी।
मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली। तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं माँ जी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माँ जी पूछे तो उनसे कहना मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए। लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया।
मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे, अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। भी एक 5 स्टार होटल में शेफ का काम किया करता था। उसके हाथों में जादू था। रवि भाई, कस्टमर तुम्हारी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे थैंक यू भाई, कभी कभी हमें भी पाव भाजी खिला दो। हाँ हाँ, आज मिलो होटल बंद होने के बाद। यहाँ खाएंगे तो बॉस लोग चिल्लाएंगे। आप एक काम करो, हम सब के लिए पार्सल पैक कर लाना। उस दिन नवीन ने ड्यूटी खत्म होने के समय पाव भाजी बनाई और पार्सल डिब्बों में भर ली। उसने अपने दोनों वेटर दोस्तों को वो पाव भाजी दे दी और एक डिब्बा अपने घर के लिए भी भर लिया। वो दोनों बहुत खुश थे और रवि भी बहुत खुश था। खुशी खुशी रवि घर पहुंचा। ये लो सुधा, पाव भाजी। अरे वाह, क्या बात है। आज हम गरीबों के नसीब में 5 स्टार होटल वाली पाव भाजी। वाह, ये अच्छा है, मैंने इतनी मेहनत से पाव भाजी बनाई और क्रेडिट 5 स्टार होटल को। इसीलिए तो मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट डालना है। हाँ पति देव जी, आपका रेस्टोरेंट जल्दी ही खुल जाएगा। उम्मीद है, पर ये सब कैसे होगा? घर की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पे है। हाँ वो तो है, पर मुझे उम्मीद है कि आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तभी पिंकी और अर्नव ट्यूशन से लौट आए। पापा पापा, आज तुम्हारे पापा तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। पाव भाजी ना? अरे, तुमने कैसे गेस किया? क्योंकि मेरा बड़ा मन था पाव भाजी खाने का। वाह, देखा, पापा को सब कुछ पता है। सुधा, सबको पाव भाजी परोसो। आज मेरे बच्चे मेरे हाथों की फेमस पाव भाजी खाएंगे। क्या आपकी पाव भाजी सच में फेमस है? है नहीं, पर हो जाएगी। चलो चलो, भूख लगी है, खाना टाइम। सभी ने मिलकर बड़े चाव से रवि की पाव भाजी खाई। आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू। आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ जरूर। फिर एक दिन की बात है, रवि होटल में खाना बना रहा था। मैनेजर उसके पास आया। दोस्त, मुझे बताने में बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। पर क्यों? होटल का मुनाफा कम हो रहा है, तो मैनेजर एम्प्लॉय भी कम कर रहे हैं और इसी वजह से हम सिर्फ एक ही शेफ अफोर्ड कर सकते हैं। अब वही फास्ट फूड के साथ सारे फूड आइटम्स बनाएगा और उसे एक्सपीरियंस भी है। तो बॉस का डिसीजन है कि अब हमारे होटल में एक ही शेफ रहेगा और इस वजह से तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। रवि परेशान हो गया। उसने सोचा न था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो घर पहुंचा और उसने सारी बातें सुधा को बताई। आप चिंता मत कीजिए, आपको दूसरे होटल में नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद है जल्द ही मिलते हैं। रवि कई होटल्स में जॉब ढूंढने गया, पर हर जगह उसे बस निराशा ही मिल रही थी। लगभग 1 महीना हो गया था। अब वो निराश हो गया था। उस दिन जब वो घर लौटा तो वो रो पड़ा। क्या बात है, आज नहीं तो कल आपको जॉब मिल ही जाएगी। मैंने कितने होटल्स में कोशिश की, पर मंदी के कारण कहीं काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? काम नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथों में हुनर है। आप खुद का रेस्टोरेंट डाल सकते हो। पर सुधा, रेस्टोरेंट डालने के लिए पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? मेरे गहने हैं ना। सुधा, उनसे बस 2-4 लाख रुपए आएंगे। उतने में हम एक छोटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल ही सकते हैं। हाँ,
आप कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। रवि ने सुधा के सारे गहने गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इन पैसों से रवि ने बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट नाम का रेस्टोरेंट खोला। रवि के रेस्टोरेंट में सैंडविचेस, फ्रैंकी, मोमो और रवि की स्पेशल पाव भाजी बिकती थी। दोस्त, एक पाव भाजी दो, मुझे एक चीज सैंडविच। रवि का रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा था। बाजार के बीचों बीच होने की वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ ही महीनों में रवि ने अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लिए। ये ले सुधा, तेरे गहने। भगवान की कृपा है हम पर, बड़ी जल्दी आपका रेस्टोरेंट सेट हो गया। होता कैसे नहीं, मेरे हाथों में जादू जो है। हाँ हाँ। रवि और सुधा की जिंदगी में अभी खुशी के थोड़े ही लम्हे आए थे कि उन पर नया संकट आ पड़ा। रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने ही एक पाव भाजी का ठेला लग गया। पाव भाजी के ठेले में पाव भाजी बस 50 रुपए की थी और यही देखकर सारे ग्राहक रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बदले ठेले पर पाव भाजी खाने लगे। अब ये क्या नई मुसीबत है? अगर मैं पाव भाजी के दाम 50 रुपए से कम करूं, तो मेरे इस होटल का भाड़ा और मुनाफा कैसे निकलेगा? रवि की दुविधा बढ़ गई। अगले कई दिनों तक रवि सोचता रहा कैसे उस पाव भाजी के ठेले की मुसीबत से निपटे। अगर मैं दाम कम नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ नया करना होगा जिससे सारे ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में ही आए। पर क्या करूं? रवि सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। जब वो घर लौटा तो भी वो सोच ही रहा था। सुधा, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मैं समझी नहीं। अगर मैं पाव भाजी का दाम 50 रुपए से नीचे करूं, तो मुझे मुनाफा नहीं होगा। और अभी तो सारे कस्टमर्स उस ठेले पे ही पाव भाजी खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ नया करूं, ऐसा कुछ जो किसी ने नहीं सुना हो। सुधा अपने रसोई में मसालों की ओर देखने लगी। आपको याद होगा कि आपके गांव से काला मसाला आया है। अगर आप इस मसाले का इस्तेमाल करके पाव भाजी बनाएंगे तो वो बिल्कुल नई होगी। काली पाव भाजी? हाँ, काली पाव भाजी। और बस रवि और सुधा को आइडिया मिल गया। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा बोर्ड लग गया, स्पेशल काली पाव भाजी। और रवि ने अपनी स्पेशल काली पाव भाजी बनाना शुरू कर लिया। कई लोगों ने वो बोर्ड पढ़ा। फिर एक यूट्यूबर का ध्यान उस बोर्ड पर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर आया। रवि ने उसे काली पाव भाजी सर्व की। तो दोस्तों देखो, हमारे पीछे है स्पेशल काली पाव भाजी, आइए खाते हैं। उस यूट्यूबर ने पाव भाजी चखी। वाह वाह, लाजवाब। काली पाव भाजी का वीडियो वायरल हो गया और साथ ही रवि का फास्ट फूड जॉइंट भी फेमस हो गया। अब उस छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। सुधा और रवि ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। काली पाव भाजी इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते रवि का छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट अब एक बड़ा होटल बन चुका था। आखिर अपने सपना पूरा कर ही दिया। हाँ, लेकिन ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है। तेरा आइडिया कमाल कर गया। काली पाव भाजी ने रवि के काले भविष्य को उज्जवल बना दिया, उसकी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। और अरंगपुर नाम के एक गांव में ललित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। वो अपने खेतों में काम किया करता था। हे राम, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बिना मेहनत किए ही पसीना बह रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पहले ही बारिश ज्यादा न होने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। जी आपने सही कहा, खेत अब पहले जैसे नहीं रहे। जी हमें रुककर खाना खा लेना चाहिए। थोड़ी धूप कम होने पर फिर से खेतों में काम कर लेंगे। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। भूख भी बड़ी तेज लग गई है। ललित और उसकी पत्नी दोनों ही एक पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगे। वैसे ये बताओ कि अब हमारे घर पर
कितने दिन का राशन और खाना बचा है जिससे हमारा घर चल सके? बस कल रात तक का। क्या कहा? बस कल रात तक का? हे राम, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ये राशन मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर घर लाया था। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हम जिएंगे कैसे। आप कहे तो मैं अपने मायके चली जाऊं? कुछ दिन वहाँ रहकर मैं आपके लिए राशन भरवा दूंगी। मैं तुम्हें जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ललित अपनी पत्नी को ससुराल यानी कि उसके मायके भिजवा देता है और गांव में दर बदर भटकने लगता है। अरे ललित, कहाँ गुमसुम होकर चले जा रहे हो? आओ हमारे साथ चाय पियो। मैं क्या बताऊं भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में राशन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। अरे तुम भी क्या चिंता करते हो? मैंने अपनी कुछ जमीनें बेचकर एक बढ़िया सी ट्रैक्टर ले ली है और मुझे एक अच्छे वाहन चालक की तलाश है। तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। तुम्हें महीने के आखिर में 3000 तनख्वाह दे दिया करूँगा। अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मेरा पूरा परिवार संभल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राधे मोहन ने ललित को अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर बना दिया। ललित दिन रात मेहनत करके उसके घर में काम किया करता था और राधे मोहन समेत दूसरों के खेत भी जोता करता था। भाई साहब, मेरे खेतों में थोड़ा सा पानी भर गया है, क्या आप मेरे खेत में भी ट्रैक्टर चलाकर खेत जोत देंगे? जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं जरूर करूँगा, लेकिन इस खेत में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कहीं मेरा ये ट्रैक्टर अंदर न धंस जाए, बड़ी दुविधा हो जाएगी वरना। वैसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। ललित बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में चला जाता है। कुछ दूर तो ट्रैक्टर अच्छे से चलता है, लेकिन खेत में पानी ज्यादा भर जाने की वजह से ट्रैक्टर उसी खेत में धंसने लगता है। ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने? पूरा ट्रैक्टर खेत में धंस गया। अब मैं इसे बाहर कैसे निकालूंगा? अगर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। देख क्या रहे हो? ट्रैक्टर के मालिक को बुला ले आओ। तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। खामखा मैंने तुम्हें अपना खेत जोतने के लिए दिया। अच्छे ड्राइवर नहीं हो तुम। चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी रोजी रोटी गंवा दी। ललित जाकर अपने ट्रैक्टर के मालिक राधे मोहन को बुलाता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ललित। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? अब मेरा ट्रैक्टर बाहर निकल भी जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा बहुत नुकसान करवा दिया तुमने। हम ट्रैक्टर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर का इंजन पानी ज्यादा भरने की वजह से खराब हो चुका है, सिर्फ गरम गरम धुआं दे रहा है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुम्हें मैं 1 साल की मोहलत देता हूँ। मुझे नया ट्रैक्टर ला कर देना, वरना तुम और तुम्हारी पत्नी जेल जाने के लिए तैयार रहना। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने पैसे मैं आखिर कहाँ से लाऊंगा? राधे मोहन धमकी देकर चला गया। ललित राधे मोहन के ट्रैक्टर के कर्जे का भार अपने सिर पर उठा चुका था। ललित ने कुछ बैलों की मदद से ट्रैक्टर को खेत से बाहर निकाला। भाई साहब, ये ट्रैक्टर कम, रिक्शा ज्यादा लग रही है। इसका कुछ नहीं हो सकता। जाओ और जाकर अपना काम करो, मेरे काम के बीच में मत आओ। जाओ यहाँ से। ललित उस कबाड़ ट्रैक्टर को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसकी पत्नी कई सारी सब्जियाँ और कुछ पाव लेकर बाजार से लौटी है। आज मैं आपका मनपसंद पाव भाजी बनाऊंगी। इसे खाकर आप कहीं काम ढूंढने चले जाइएगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो सुकून से खाएंगे। मेरा सर तो टेंशन से फटा जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। नया ट्रैक्टर लेते लेते कहीं मेरे प्राण न चले जाए। शुभ शुभ बोलिए जी। हम दोनों को मिलकर कुछ न कुछ करना होगा, वरना हमारा जीवन कठिनाइयों से गुजरेगा। उतने में ही वहाँ पर ललित का साला यानी सुरेखा का भाई आ गया। वो साथ में कोयला और एक बड़ा सा तवा लेकर आया। जीजू, जीजू, कैसे हैं आप? ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ओफो, इतने सारे कोयले और ये इतना बड़ा तवा किस काम का है? मुझे दीदी ने बताया कि वो आज पाव भाजी बना रही है, इसी वजह से मैं ये तवा और कोयला लेकर आया हूँ ताकि पाव भाजी स्वादिष्ट बने। इतना बड़ा तवा आखिर हम रखेंगे कहाँ? ये तवा हम ट्रैक्टर के खराब इंजन में रखेंगे।
और पेट्रोल के जगह पर कोयले की आंच पर हम पाव भाजी बनाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब करने से होगा क्या? अरे जीजू, वैसे भी ट्रैक्टर कबाड़ बनकर पड़ा है, इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है? मुफ्त में कोयला मिला है, कहाँ आप गैस सिलेंडर पर अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं? तुम्हारी ये बात भी ठीक है, सही कहा तुमने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और क्या था, ट्रैक्टर के आगे के हिस्सों पर उन्होंने एक बड़ा सा तवा लगा दिया और ट्रैक्टर के इंजन पर पेट्रोल की जगह कोयला डालकर तवे को गर्म करने लगे। देखते ही देखते सुरेखा ने उस ट्रैक्टर के तवे पर सारी सब्जियां डाली और पाव भाजी सिकने लगी। कुछ ही मिनटों में ट्रैक्टर के तवे पर पाव भाजी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, हमारी ट्रैक्टर पाव भाजी बन गई लगता है। वाह जीजा जी वाह, आपने क्या नाम दिया है इसे? पूरे परिवार ने ट्रैक्टर पाव भाजी बड़े चाव से खाया और ललित ने अपनी पत्नी सुरेखा से कहा, भाग्यवान जो भी हो, बना बहुत अच्छा है, क्यों ना हम पाव भाजी का व्यापार कर ले? अब तो हमारे पास सारे साधन भी हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। कल से ही हम अपनी ट्रैक्टर पाव भाजी को बाजार में लगाएंगे। बिल्कुल देर न करते हुए दूसरे ही दिन ललित और सुरेखा ने अपनी ट्रैक्टर को बाजार में खड़ा कर दिया। नरेश उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी को ट्रैक्टर पाव भाजी के बारे में पता चल गया। भाई, हमने तुम्हारे ट्रैक्टर पाव भाजी के बारे में बड़ा सुना है, क्या हमें खिलाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शुद्ध देसी घी से बना हुआ है, ना मिलावट ना कोई खराबी। ताजे सब्जियों के 4 चांद तो मेरे इस ट्रैक्टर ने इसमें लगा दिए हैं। ओह वाह वाह, इतनी अच्छी पाव भाजी मैंने आज तक नहीं खाई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे जीभ को इतना अच्छा स्वाद वाला खाना चखा दिया। ट्रैक्टर पाव भाजी धीरे धीरे हर जगह चर्चे में आ गई। पूरे 1 साल बीत चुके थे। ललित और उसकी पत्नी पहले से बहुत धनवान बन चुके थे। एक दिन राधे मोहन उनके घर आया और कहने लगा, अरे ओ ललित, कहाँ हो? मुझे मेरा नया ट्रैक्टर लौटाओ, वरना आज जाकर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। इतने में ही वहाँ पर ललित एक नए शानदार ट्रैक्टर के साथ आ गया और राधे मोहन से कहने लगा, ये लो अपना ट्रैक्टर, बिल्कुल नया, मैं आपके पास आने ही वाला था। राधे मोहन नया ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश हुआ और ललित का शुक्रिया अदा करने लगा। तब सुरेखा ने कहा, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? हमारे घर का ट्रैक्टर पाव भाजी नहीं खाएंगे? नेकी और पूछ पूछ। ललित अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर ट्रैक्टर पाव भाजी का व्यापार जोरों शोरों से चलाने लगा और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या?
जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं। रात का बाजार, जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना। अच्छी बुरी से हमें क्या करना है, इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा पर किसी ग्राहक ने उसकी एक ना मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मन मर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली। तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है।
उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माँ जी पूछे तो उनसे कहना अब मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे। अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी।
गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले। पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है।
मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। सोना देने वाली प्रेस। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता। अब हम दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती है। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का। समझ गए? दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ, मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है। 5000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, 2 लड़के मिले हैं। एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी। चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए। मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए, मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हैं। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी
तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे ये क्या हो गया? ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रखकर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती, कपड़ा सोने का बन जाता। अजी सुनिए, देखिए ये क्या हो रहा है। लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं, तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब यह बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है, तो उसने वह घर खरीद लिया और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की, और सुरभि, तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा। हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची। मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी, और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे। छगन एक पकोड़े वाला है। भैया प्याज के पकोड़े दे दो 1 प्लेट। ये लीजिए। भाई कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया। छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकोड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काट कर पकोड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकोड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकोड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकोड़े के शौकीन थे, लेकिन अनपढ़। छगन, 1 प्लेट पकोड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकोड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकोड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो। चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी
और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है। अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या? दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे, अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा। और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है? रामगढ़ गांव में सरिता नाम की एक सब्जी वाली रहती थी। वो घर घर जाकर सब्जियां बेचा करती थी। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। बहन, 1 किलो टमाटर देना। और प्याज कैसे दिए? आज तो प्याज खत्म हो गए, कल लेकर आती हूँ। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। इसी तरह सरिता एक एक कर सबके घर सब्जी बेचने जाती। सब उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। शाम तक सरिता की सारी सब्जी बिक जाती और थकी हारी सरिता सारे पैसे लेकर घर आ जाती। आज तो सब्जी बेचने में दुगना फायदा हुआ है। सब्जी बेचकर मिले मुनाफे ने सरिता का उत्साह बढ़ा दिया। उसने सोचा कि वो मंडी से और भी सब्जी खरीदेगी और अपना धंधा बढ़ाएगी। भैया, ये प्याज तो बहुत महंगा है। सरिता बहन, मंडी में प्याज की बहुत कमी है, इसीलिए प्याज की कीमत 4 गुना हो गई है। व्यापारी की बात सुन सरिता के दिमाग में लालच पैदा हो गया। अगर मंडी के सारे प्याज मैं खरीद लूं, तो सबको मुझसे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। फिर मैं मन चाहे दाम में प्याज बेचकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। भैया, आप एक काम करो, इन सारे पैसों से मुझे प्याज दे दो। प्याज खरीदकर सरिता अपने घर ले गई। वो मन ही मन इन्हें बेचकर रईस बनने के सपने देख रही थी। सोचते सोचते सरिता का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो आसपास के गांव के सारे प्याज भी खरीद लेगी। फिर तो सबको उससे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास और प्याज खरीदने के पैसे नहीं है।
सरिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर अलमारी से अपने कीमती सोने के गहने निकाले। इन्हें बेचकर मैं प्याज खरीदूंगी। सरिता अगले दिन मंडी में आई और गहने बेचकर जो पैसे मिले थे उसने उनसे आसपास के गांव की सारी मंडियों के प्याज भी खरीद लिए। अब मेरे अलावा किसी के पास प्याज नहीं है। अब सबको मेरे मन माफिक दामों पर ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। सरिता सारे प्याज घर ले आई और उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन लोगों को परेशान होने देती हूँ। सही समय पर इनकी 10 गुना कीमत वसूलूंगी। अभी यहाँ ताला लगा देती हूँ, कोई मेरे प्याज ना चुरा ले। प्याज की किल्लत से पूरा गांव परेशान हो गया। पूरे गांव में कहीं पर प्याज नहीं मिल रहे हैं। सरिता भी घर घर सब्जी बेचने गई तो उसने लोगों को प्याज के लिए परेशान देखा। सरिता बहन, प्याज है क्या? प्याज ले तो आऊं, लेकिन बहुत महंगा है। हमें महंगे की फिक्र नहीं, बस प्याज चाहिए। लगता है अपने प्याज की कीमत वसूलने का सही वक्त आ गया है। सरिता बहुत खुश होकर अपने घर वापस आई। उसे लगा कि अब वो बहुत जल्द प्याज बेचकर अमीर बन जाएगी। सरिता ने चाबी निकाली और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें से बहुत बुरी सड़ने की बदबू आने लगी। इतनी बदबू, ये तो प्याज में से आ रही है। हाँ, ये सारे प्याज तो सड़ गए। सरिता भूल गई कि जिस कमरे में उसने प्याज रखे थे उसमें सीलन और अंधेरा था। हवा आने जाने के लिए एक झरोका भी नहीं। अंधेरे कमरे में बिना हवा और प्रकाश के सारे प्याज सड़ गए और उनमें बहुत तेज बदबू आने लगी। ये देख सरिता ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, ये सारे प्याज तो सड़ गए। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। मैं अमीर नहीं बन पाऊंगी। लालच में आकर सरिता ने सारी जमा पूंजी और गहने बेचकर प्याज खरीद लिए थे, लेकिन उसी की बेवकूफी से सारे प्याज सड़ गए और मुनाफा होने की जगह उल्टा उसका भारी नुकसान हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले का नुकसान ही होता है, जैसे लालची सब्जी वाली का हुआ। जो इंसान परिश्रम करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सफलता उसी को मिलती है।